यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका गंगा प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। खबर अमरोहा से है, जहां मामूली बात पर हंगामा हुआ। यहां सवारी बैठाने को लेकर हुए विवाद में दो ऑटो चालक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस हंगामे का ये वीडियो वायरल हो रहा है। मामला गजरौला चौपला चौकी इलाके का बताया जा रहा है। काफी देर तक ये बवाल चलता रहा। मामूली सी बात पर यह हंगामा हुआ और नौबत मारपीट तक जा पहुंची। बीच सड़क पर यह मारपीट हुई। ऑटो वालों के बीच में सवारी को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और दोनों ही एक दूसरे पर टूट पड़े। काफी देर तक ये बवाल यूं ही चलता रहा। पुलिस भी वहां पहुंची, बीच बचाव किया और उस झगड़े को शांत कराया गया। ऑटो में सवारी बैठाने को लेकर ये ऑटो वाले किस तरह सरेरा आपस में भिड़े, आप भी देखिए। वहीं बागपत में दबंगों की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां सरेआम एक महिला के साथ मारपीट की घटना हुई। दबंग पड़ोसियों ने महिला को जमीन पर घसीटा, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामला छपरौली के मुकंदपुर गांव का है, जहां महिला सशक्तिकरण के तौर पर पहचान बनाने वाले गांव में महिला के साथ बेरहमी की गई। आप भी तस्वीरें देखिए, किस तरह कुछ दबंगों ने गुंडाई दिखाई है एक महिला के साथ और कैसे उसे जमीन पर लेटाकर घसीटा गया है। कहा सुनी के बाद इस महिला की पिटाई हुई। पड़ोसियों ने यह हरकत की है महिला के साथ। 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में बचे हुए 37,339 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर मुहर लगाते हुए बढ़े हुए कट ऑफ को मंजूरी दे दी है। साथ ही शिक्षा मित्रों की याचिका को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में बचे हुए 37,339 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर मुहर भी लगाई है। साथ ही यूपी सरकार की ओर से बढ़े हुए कट ऑफ को मंजूरी भी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस बयान को भी दर्ज किया है, जिसमें कहा गया है कि जिन शिक्षा मित्रों को नौकरी नहीं मिली है, उन्हें अगले साल एक और मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी सरकार की ओर से 31,237 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है और अब बाकी बचे 37,339 पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत करता हूं और उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं जिनकी भर्ती का मार्ग इस फैसले के बाद प्रशस्त हुआ है। इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का योगी सरकार का जो निर्णय था, जो प्रारूप था, उस पर मुहर लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह साबित कर दिया है, यह संदेश दे दिया है पूरे देश को कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे का अधिकार है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यूपी सरकार के 60 से 65% कट ऑफ को सही ठहराया और शिक्षा मित्रों की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद जल्द ही बचे हुए पदों पर नियुक्ति की जाएगी। राहत की बात नहीं है, बात एक जनरल, एक कॉमन सेंस की थी कि कट ऑफ कितना होना चाहिए। 40-45 के कट ऑफ पे 3,20,000 में से 3 लाख लोग पास होकर हो जाते, तो उसका कोई मतलब ही नहीं था उस कट ऑफ का। हाईकोर्ट ने हमारी इसी बात को माना और 60-65 पे करीब डबल से भी ज्यादा 2.2% यानी कि लोग। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लंबे अरसे से नौकरी की बाट जोर है। 37,339 अभ्यर्थियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही योगी सरकार इनका नियुक्ति पत्र भी इन्हें सौंप देगी। शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
उधर बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर जिलों के 50 से ज्यादा बच्चों के यौन शोषण और पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार आरोपी जूनियर इंजीनियर राम भवन को सीबीआई ने बांदा कोर्ट में पेश किया, जहां सीबीआई ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड की मांग की। कोर्ट आरोपी पक्ष की मांग पर 19 नवंबर यानी कि कल रिमांड की अर्जी पर फैसला करेगी। आपको बता दें कि सीबीआई ने चित्रकूट में तैनात सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने हवाले से खबर अब जो आई है वो ये कि 31 अक्टूबर को 14 पॉक्सो एक्ट, 67B IT एक्ट और आईपीसी की धारा 377 के तहत एक केस दर्ज किया गया था, जिसकी एफआईआर संख्या भी बताई गई है। इसमें आरोपी राम भवन पर आरोप यह है कि कई सालों के अंदर उसने 50 से ज्यादा बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण किया और मोबाइल से उसका वीडियो शूट करके उसे इंटरनेशनल पॉर्न मार्केट में यानी कि डार्क वेब पर ऑनलाइन बेचा। करके मुलजिम है जिसका सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त वो न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई ने उसको अपने कस्टडी रिमांड में लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पे आज वो सुनवाई हुई थी। क्या हुआ? सुनवाई हो नहीं सकी क्योंकि राम भवन के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने डेट मांग ली है कि हमने अभी पत्रावली नहीं देखी, पढ़ा नहीं, तो इसलिए कल की डेट लगा दी गई। सीबीआई इस मामले में इनके खिलाफ एफआईआर फाइल की है और उसी एफआईआर के थ्रू इनको जो है अरेस्टिंग की है। आज उसी सिलसिले में पंचम न्यायालय पास्को जो है बांदा पास्को अपर जिला जो है पेश किया है और इन्होंने रिमांड की मांग किया है। आरोप आईटी एक्ट के आरोप है इनके ऊपर, पास्को एक्ट लगा हुआ है और 377 लगा हुआ है। उसके बारे में पहले से ही उसको सर्विलांस में रखा हुआ था उनकी टीम ने, और पहले भी एक व्यक्ति पकड़ा गया था उससे रिलेटेड। दूसरा, डार्क वेब को एक्सप्लोर करके उनके पास एक्सपर्टीज़ है, ये अभी तक AHTU में हमारे यहाँ डेवलप नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट जो इस प्रकार के मामलों की भी देखभाल करती है, और जो हमारे हेल्प डेस्क हैं, अगर कोई भी सूचना इस प्रकार की आएगी या किसी हेल्पलाइन के जरिए पता चलेगी तो। दिल्ली समेत कुछ जगहों पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी में भी सतर्कता बरती जा रही है। यूपी में कोरोना के सेकेंड वेव से बचाव के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच उच्च शिक्षा विभाग ने 23 नवंबर से यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में फिजिकल क्लासेस कराने की अनुमति दे दी है। ऐसे में डर इस बात का है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में स्टूडेंट्स के आने से कहीं कोरोना के संक्रमण का खतरा और न बढ़ जाए। हालांकि शासन के आदेश में क्लासेस के संचालन के लिए तमाम गाइडलाइंस दी गई हैं, पर इसका पालन कितना होगा, इसे लेकर कई तरह के सवाल हैं, क्योंकि क्लास से लेकर हॉस्टल तक गाइडलाइंस का पालन आसान नहीं होगा। ऐसे में विश्वविद्यालय के शिक्षकों का यह कहना है कि फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस ही चलती रहनी चाहिए, कम से कम 1 महीना और हालात देखने चाहिए। ये एक जोखिम भरा फैसला है। जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त भी जो है इसी तरह की बातें आई थी और उस समय भी हमने इसका विरोध किया था और एहतियात बरतने की हमने बात की थी, और फिर अंततः सरकार को पीछे कदम खींचने पड़े और स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े। लेकिन जब अब खोलने की जो बात की जा रही है, इसमें ये बात देखने की है कि दिल्ली में हमारे सामने एक उदाहरण है। दिल्ली में खोले गए स्कूल कॉलेज और उसके बाद वहाँ पे मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ना शुरू हो गई। लखनऊ यूनिवर्सिटी 25 नवंबर को अपने 100 साल पूरे करने जा रही है और इस मौके को खास बनाने के लिए शताब्दी वर्ष समारोह 19 नवंबर से मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में जहां सीएम योगी और राजनाथ सिंह मौजूद होंगे, तो वहीं पीएम मोदी भी वर्चुअली इसमें शिरकत करेंगे। आप भी देखिए क्या कुछ खास होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष समारोह में। लखनऊ यूनिवर्सिटी 25 नवंबर को अपना शताब्दी वर्ष समारोह मनाने जा रही है। इस दौरान जहां कार्यक्रम में सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, वहीं पीएम मोदी भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम में पीएम मोदी लखनऊ यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा भी कर सकते हैं। 19 नवंबर को लखनऊ यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष समारोह की शुरुआत होगी और इसका उद्घाटन सीएम योगी करेंगे। अब आपको बताते हैं कि इस दौरान क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे। 19 नवंबर सुबह 11 बजे सीएम योगी लखनऊ यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन करेंगे। 19 नवंबर शाम 5:30 बजे सांस्कृतिक संध्या का मंचन होगा। 20 नवंबर सुबह 8:30 बजे खेल विज्ञान कला महोत्सव शुरू होगा।
20 नवंबर को शाम 5:30 बजे रामलीला का मंचन होगा। 21 नवंबर को दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। 21 नवंबर दोपहर 2:30 बजे साहित्य उत्सव का उद्घाटन होगा। अभिनेता अनुपम खेर इसका उद्घाटन करेंगे। 22 नवंबर को शाम 5:30 बजे नाटक पांसा की प्रस्तुति होगी। 23 नवंबर को शाम 5:30 बजे कविता पाठ होगा। कुमार विश्वास के अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति संस्थान की ओर से इसका आयोजन किया जाएगा। 24 नवंबर को शाम 5:30 बजे अनूप जलोटा की प्रस्तुति होगी। 25 नवंबर को शाम 5:30 बजे पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन होगा। इस दौरान पीएम मोदी डाक टिकट, सिक्का, कॉफी टेबल बुक भी जारी करेंगे। इस दौरान सीएम योगी और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। 25 नवंबर को क्रिकेटर सुरेश रैना भी मौजूद रहेंगे। और अत्यंत हर्ष का भी कि हमको ये दिन देखने को मिला। अपनी समस्त उपलब्धियों के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय जब नई शताब्दी में प्रवेश कर रहा है, तो इस पर विश्वविद्यालय को आशीर्वाद देने के लिए देश के और प्रदेश के तमाम बड़े लोग इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता कर रहे हैं। साल 1920 में स्थापित की गई लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए इसका शताब्दी वर्ष समारोह बेहद खास होने वाला है। राजनेता से लेकर अभिनेता तक, खिलाड़ी से लेकर वैज्ञानिक, कवि और साहित्यकार तक, देश दुनिया को तमाम नामचीन चेहरे और चमकते सितारे देने वाला लखनऊ विश्वविद्यालय अपना शताब्दी वर्ष मनाने के लिए तैयार है। शताब्दी वर्ष समारोह के उद्घाटन समारोह में जहां प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे, तो वहीं समापन समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब सभी को इंतजार है तो बस उस ऐतिहासिक क्षण का। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। प्रदेश में भूमाफियाओं पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। इस कड़ी में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने भूमाफिया संजय भाटी पर कार्रवाई करते हुए उसकी करीब 3.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, जिसमें 4 बीघा जमीन, 1 पोकलेन, 1 बाइक, 1 पिस्टल शामिल है। यह कार्रवाई ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क क्षेत्र में की गई। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर 14A के तहत रणदीप भाटी गैंग का सदस्य है संजय भाटी, और संजय भाटी सोमनाथल गांव का रहने वाला है। और देखिए किस तरह उसकी संपत्ति आज जब्त हुई है। करीब 3.5 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने जब्त की। यह कार्रवाई ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में हुई है। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा जनपद में आपराधिक माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जो कि शासन की प्राथमिकता भी है। रणदीप भाटी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक शातिर आपराधिक माफिया है, और यह गैंग कई तरह के लूट, डकैती, किडनैपिंग, फिरौती आदि का कार्य करता है। धौंस दे करके फैक्ट्रियों में गाड़ियां लगवाता है, लोगों को थ्रेट करता है, मर्डर करता है। इसी गैंग का एक सदस्य संजय भाटी जो कि मोमनाथल गांव का रहने वाला है, यह थाना नालिसबार का मजारिया एसएसपी है, और यह खनन माफिया है। बाहुबली विधायक विजय मिश्र ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आईजी और एसपी उन्हें फर्जी केसेस में फंसाकर उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। विजय मिश्र ने यह भी कहा कि कई करोड़ रुपए लेकर भदोई में जितने भी अपराधी हैं, उन्हें आईजी और एसपी ने वो दिए हैं। और आपको बता दें कि रंगदारी और हत्या की धमकी के एक मामले में बाहुबली विजय मिश्र की आज कोर्ट में पेशी हुई थी। है कि आईजी एसपी जो है पैसा लेकर फर्जी केसों में फंसाए, हमारी हत्या करना चाहते हैं। और यही नहीं, कई करोड़ रुपया लेके जितने अपराधी हैं भदोही में, सबको गनर आईजी और एसपी भदोई ने दिया। क्यों फंसा रहे हैं? कारण क्या? पैसा लिया हुआ है, कई करोड़ रुपया, 4-6 करोड़ रुपया ले चुके हैं पुलिस वाले। हाँ, सरकार हमारी हत्या कराना चाह रही, इससे ज्यादा क्या होगा? फांसी कर। अब योगी योगी आदित्यनाथ हमें कोई आरोप नहीं लगाना है, सरकार है, क्या मालूम उनको जानकारी है कि हमें योगी आदित्यनाथ कोई जानकारी। उधर लखनऊ में जहरीली शराब से हुई 6 मौत पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं, जिसके बाद आधी रात को ही लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को उनके पद से हटा दिया गया और डीके ठाकुर को नया कमिश्नर बना दिया गया। वहीं फिरोजाबाद में भी जहरीली शराब को एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर इस पर देखने को मिला है। लखनऊ का जहरीला शराब कांड अब तक 6 लोगों की जान ले चुका है।
और इस मामले को लेकर सीएम योगी ने सख्त एक्शन लिया है, जिसके बाद एक और जहां लखनऊ के आबकारी निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया, तो दूसरी ओर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को आधी रात ही उनके पद से हटा दिया गया। मामला बंथरा थाना क्षेत्र के लतीफ नगर गांव का है। यहां पर 15 नवंबर को आसपास के इलाकों के 6 लोगों ने जहरीली शराब पी थी। ये सभी रसूलपुर और लतीफ नगर के रहने वाले थे। जहरीली शराब की वजह से 6 लोगों ने दम तोड़ दिया था और इसके बाद से ही पुलिस पर सवाल खड़े हो गए थे। वहीं सुजीत पांडे की जगह बनाए गए नए पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर का कहना है कि अगर बंथरा शराब कांड में खाकी का कोई कनेक्शन मिलता है तो दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं अपने अधिकारियों से बात करके और मीडिया बंधुओं का भी सहयोग लेकर के, यदि हमें कहीं पता चलेगा कि हमारे जो भी अधिकारी उनसे जिस कर्तव्य की अपेक्षा है, जिस कर्तव्य निर्वहन की अपेक्षा है, उसमें खरे नहीं उतर रहे हैं, उसको जरूर हटाएंगे और उनके जो दंडित करने दंडित जरूर किया जाएगा। एक और जहां लखनऊ में एक्शन हुआ तो दूसरी ओर फिरोजाबाद में हुए जहरीली शराब कांड में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। फिरोजाबाद के शेखपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद एसएसपी ने थाना खैरगढ़ इंचार्ज मुस्तकीम अली, एक एसआई और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। थाना खैरगढ़ के शेखपुरा गांव में जो घटना हुई थी, जिसमें 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी, उस संबंध में प्रथम दृष्टया प्रभारी निरीक्षक खैरगढ़ और वहां उस गांव के जो हल्का उप निरीक्षक हैं और हल्का आरक्षी है, उनकी लापरवाही मानते हुए उन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। उनकी विभागीय जांच की कार्रवाई प्रचलित है। यूपी में जहरीली शराब से हुई मौत की वजह से सीएम योगी काफी गुस्से में है। ऐसे में पुलिस की ओर से भी मामले में फौरन एक्शन लिया जा रहा है, जिसके बाद उम्मीद है कि इन घटनाओं के दोषी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और फिरोजाबाद से कृष्णा पोरवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, कहीं मत जाएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर एक महिला की जान बाल बाल बची। यहां आरपीएफ ने एक महिला की जिंदगी बचा ली। दरअसल चलती ट्रेन से यहां एक महिला गिर गई थी, जो ट्रेन और पटरी के बीच में आती, लेकिन उससे पहले आरपीएफ के 2 जवानों ने उसे बचा लिया और उसे वापस ट्रेन में चढ़ा दिया। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। आप भी देखिए किस तरह एक महिला जिसकी जान भी जा सकती थी, जो ट्रेन के नीचे आ सकती थी, लेकिन वहां पर मुस्तैद आरपीएफ के 2 जवानों ने न सिर्फ इस महिला को बचाया बल्कि वापस ट्रेन में भी चढ़ा दिया। ये देखिए किस तरह पूरी मुस्तैदी से जवान, उसका सामान भी जो गिर गया था वापस से उसका थैला भी उसके हाथ में पकड़ा दिया गया। ट्रेन चलती रही और सही सलामत ये महिला उसमें बैठकर आगे निकल गई। ये देखिए किस तरह इस महिला का बैलेंस बिगड़ा, ये गिरी। वहां मौजूद आरपीएफ के जवान पहुंचे, उन्होंने इसको उठाया और वापस ट्रेन में सही सलामत चढ़ा दिया। हमीरपुर में महिलाओं के खिलाफ हो रही वारदात में फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। एक बार फिर यहां शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक दुकानदार ने एक नाबालिग लड़की को दुकान में बंधक बनाकर उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। मामला विवार इलाके का है, जहां 14 साल की बच्ची दुकान पर माचिस लेने गई, लेकिन इस दौरान दुकानदार ने उसे दुकान में बंधक बना लिया और उसके साथ रेप कर मौके से फरार हो गया। वहीं बाद में पीड़ित लड़की के घर वालों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कुशीनगर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 14 दिन पहले मर चुके बुजुर्ग की लाश को किसी ने पहले कब्र से बाहर निकाला और फिर शव से सर को धड़ से अलग कर दिया। मामला सामने आने के बाद गांव के कुछ लोग दहशत में हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह वारदात किसी ने तंत्र मंत्र के चक्कर में की है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, जो फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। 14 दिन पहले मरे हुए शख्स के शव के साथ क्या सुलूक हुआ, कब्र से निकालकर शव की गर्दन काटी गई। पूरे गांव वाले इससे दहशत में हैं।
पुलिस को शक है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। कब्र से निकालकर शख्स का गला काटा गया। वहीं औरैया में जमकर यातायात की धज्जियां उड़ रही हैं। यहां फुटपाथ पर अतिक्रमण के चलते लंबा जाम लगा रहता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। कई बार अतिक्रमण हटाने के बाद भी यहां फिर से कब्जा हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। अब एसडीएम ने फौरन अतिक्रमण हटवाने के आदेश दिए। ये ऐसा है कि दीपावली के समय जो है कुछ दुकानदार सड़क के किनारे अतिक्रमण किए हैं, बढ़ा लिए अपनी दुकान को, अस्थायी बढ़ा लिए हैं। अभी मेरे द्वारा नगर पंचायत को निर्देशित कर दिया गया है कि उन दुकानों को अंदर करवाएं और नियमानुसार उन पर पेनाल्टी लगाएं। इस पर कार्रवाई आज चालू हो रही है, इसका रिजल्ट अच्छा आएगा ताकि उन लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबीपी गंगा के साथ। नमस्कार।